नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक शर्मा कॉन्सेप्ट में। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जीके, साइंस और करंट अफेयर 50 मार्क्स की आएगी। और मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो मैं आपका एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। और ये बात एग्जाम होने के बाद आप खुद कहोगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा टॉपिक है लेटेस्ट इंडिया करंट अफेयर्स 2018 और ये इसका पेपर सेट नंबर 5 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पेपर सेट नहीं देखा तो आप चैनल बॉक्स में जाकर उन सभी पार्ट को आसानी से देख सकते हो। और इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये 2018 में कहां पर हुआ था, न्यूजीलैंड में। और अब की बार जो ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है कौन से नंबर का हुआ है, 12वें नंबर का। तो इस बात का भी आपको बताना चाहिए कि न्यूजीलैंड में जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ वो कौन सा संस्करण है, इसका 12वां संस्करण। और ये जो फाइनल मैच हुआ था ये हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। देखिएगा, भारत ने अब तक अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 बार जीता है। अब बात यहां पर यह आती है कि 4 बार कब कब ये जीता गया। सबसे पहले जीता गया ये 2000 में, उसके बाद जीता गया ये 2008 में, और 2008 के बाद जीता गया 2012 में, और चौथा वर्ल्ड कप जीता गया है अब की बार। और अब की बार में जो भारतीय टीम थी इसका कैप्टन था, इस कैप्टन का नाम होगा पृथ्वी शॉ। और इस टीम के जो कोच थे ये कोच कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़। आपसे यहां पर इनमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है कि अब भारत अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कितनी बार रह चुका, तो कितनी बार, 4 बार। और ये प्रतियोगिता कहां पर हुई, न्यूजीलैंड में। और भारत ने किसको पराजित किया, ऑस्ट्रेलिया को। और इस टीम का कैप्टन कौन था, पृथ्वी शॉ। अब ये जो फाइनल मैच हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये हुआ था बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम। तो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि अंतिम मैच, फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में हुआ, तो इस स्टेडियम का नाम क्या होगा, बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम, जो कहां पर है, न्यूजीलैंड में। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि मार्च 2018 में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का खुशहाल देश कौन सा है। तो अभी हाल ही में यूएन के द्वारा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई है, इस इंडेक्स में जो प्रथम स्थान मिला है ये देश होगा फिनलैंड देश। अब फिनलैंड तो हो गया प्रथम स्थान पर। अब मैं यहां पर बात करूं कि दुनिया का सबसे दुखी देश कौन सा है, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। तो दुनिया का सबसे दुखी देश जो है, देश कौन सा हो जाएगा, बुरुंडी देश है। और ये बुरुंडी है अफ्रीका महाद्वीप में। तो प्रथम स्थान पर कौन हो गया, फिनलैंड, और अंतिम स्थान पर कौन सा हो गया, बुरुंडी। अब अगर हम यहां पर बात करें कि भारत का इस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है, तो इस रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला है लगभग 133वां। तो भारत का स्थान कौन सा हो गया, 133वां। प्रथम स्थान पर है फिनलैंड और अंतिम स्थान पर होगा बुरुंडी, जो किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब ये जो रिपोर्ट पेश की गई है 2018 की। अगर मैं यहां पर बात करूं कि पिछले वर्ष 2017 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था, तो पिछले साल दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश था ये देश हो जाएगा नॉर्वे देश। अब आपसे यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, विश्व खुशहाल देशों की जो सूची है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम होगा UNSDSN। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करती है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस संस्था का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो UNSDSN का जो पूरा नाम है क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय होगा बाली में। तो UNSDSN या फिर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का जो हेडक्वार्टर है कहां पर होगा, बाली में। और ये बाली जो है कौन से देश में है, इंडोनेशिया में। तो आपसे यहां पर कोई भी बात पूछी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि किस भारतीय को 5वां यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। तो 2018 में जो यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार दिया गया ये किसको दिया गया, आशा भोसले को। तो अब ये बात है लगभग 2013 की। 2013 में यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार की शुरुआत
की गई। आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, तो ये कब हुई, 2013 में। और जो पहला यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार दिया गया था ये भी कब दिया गया था, 2013 में। और 2013 में जो पहली बार सम्मानित किया गया था, ये सम्मानित किया गया था किसको, लता मंगेशकर को। तो पहला यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार किसको दिया गया, लता मंगेशकर को। और वर्तमान समय में जो इसकी प्राइज मनी है यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार की प्राइज मनी हो जाएगी लगभग 10 लाख रुपए। 14 क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कौन से रंग के बाल आधार देने की घोषणा की गई है। तो जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनको दिया जाएगा नीले रंग का बाल आधार कार्ड। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो आधार कार्ड दिया जाएगा ये कौन से कलर का होगा, नीले रंग का। अब जरा देखिएगा ये बात है लगभग 28 जनवरी 2009 की। 28 जनवरी 2009 को हमारे भारत में एक संस्था की स्थापना की गई और इस संस्था का नाम होगा UIDAI। और ये जो UIDAI है इसका पूरा नाम होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि आधार कार्ड बनाने की जो संस्था है उसकी स्थापना कब की गई, 28 जनवरी 2009 को। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो आधार कार्ड होता है आधार कार्ड में कितने डिजिटल नंबर होते हैं, तो आधार कार्ड कितने अंक का होता है, 12 अंक का। देखिएगा ये जो UIDAI संस्था है ये काम करती है एक मंत्रालय के अंतर्गत है और इस मंत्रालय का नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपसे यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि UIDAI या फिर आधार कार्ड की जो संस्था है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो मंत्रालय कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। और वर्तमान समय में जो UIDAI है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में और अभी हाल ही में इसके चेयरमैन बनाए गए हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। और इन चेयरमैन का जो नाम है ये नाम होगा J सत्यनारायण। तो अभी हाल ही में किस व्यक्ति को UIDAI का चेयरमैन बनाया गया, तो इनका नाम क्या होगा, J सत्यनारायण। अब अगर मैं यहां पर आपसे बात पूछूं कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो पूर्ण रूप से 100% आधार कार्ड से जुड़ा, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य होगा जिसके सभी नागरिकों को आधार कार्ड दिया जा चुका है, तो ये राज्य तो नहीं है बल्कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत की राजधानी दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के पास आधार कार्ड है। अब भारत के लगभग 105 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनको आधार कार्ड दिया जा चुका है। अब क्या पता आपसे यहाँ पर पूछ ले कि भारत में कितने आधार कार्ड पब्लिश किए जा चुके हैं या फिर भारत के कितने नागरिकों को आधार कार्ड दिया जा चुका है, तो भारत के कितने नागरिक होंगे, लगभग 105 करोड़ नागरिक। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि मार्च 2018 में 5वां विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, तो विश्व उर्दू सम्मेलन का जो आयोजन किया गया कहां पर किया गया, न्यू दिल्ली में। और इस आयोजन की जो अध्यक्षता की गई थी ये अध्यक्षता की गई मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। अब बात यहां पर यह आती है कि विश्व उर्दू सम्मेलन जो 2018 में हुआ है इसकी अध्यक्षता मुख्तार अब्बास नकवी ने ही क्यों की, क्योंकि वर्तमान समय में जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं ये भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं और ये मंत्री होंगे भारत के अल्पसंख्यक मंत्री। तो आपसे यहां पर यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में भारत के अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो कौन हो जाएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी। और अभी हाल ही में जो विश्व उर्दू सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। और ये सम्मेलन में लगभग दुनिया के 18 देशों ने भाग लिया। तो ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन में भाग लिया, तो देश कितने हो जाएंगे, 18 देश। छठा क्वेश्चन देखिएगा कि इसरो ने 12 जनवरी को सैटेलाइट कार्टोसैट 2 नाम से कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो अभी हाल ही में इसरो ने सैटेलाइट कार्टोसैट नाम से जो मिशन लॉन्च किया गया है ये इसरो का अब तक का 100वां मिशन है। और इस मिशन को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से और श्रीहरिकोटा में एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका नाम होगा PSLV। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि PSLV का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
तो पीएसएलवी का जो पूरा नाम होगा क्या होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अभी हाल ही में इसरो ने सैटेलाइट कार्टोसैट 2 को कहां से लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा के पीएसएलवी से। तो जब इस मिशन को पीएसएलवी से लॉन्च किया गया तो इसमें लगभग 31 उपग्रह थे। जो इस मिशन में सैटेलाइटों की संख्या थी, ये संख्या कितनी होगी, 31 है। और इन 31 सैटेलाइट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। वो कैसे, सबसे पहले यहां पर आएंगी 28 और यहां पर आएंगी 3। तो जो 31 सैटेलाइट थी इनमें से 28 सैटेलाइट जो थी वो कहां की थी, विदेशी थी। तो इन 31 सैटेलाइट में से लगभग 3 सैटेलाइट जो थी वो कहां की थी, भारत की। साथ इसमें देखिएगा आईओसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल आपसी करार के तहत कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थापित करेंगी। तो जो तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कहां पर बनाया जाएगा, रत्नागिरी में। अब बात यहां पर आती है कि जो तीनों कंपनी हैं ये तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कहां पर बनाएंगी, रत्नागिरी में। अब ये रत्नागिरी कहां पर है, तो रत्नागिरी हो जाएगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में। और ये आज तक की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने वाली है। और इसको बनने में जो पैसा लगेगा, जो इसकी लागत है, ये लागत हो जाएगी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए। तो जो रत्नागिरी में तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा आईओसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल कंपनी के द्वारा, उसमें कितनी लागत होगी, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की। अगर मैं यहां पर बात करूं इसके प्रोडक्शन की, तो प्रत्येक साल जो ये तेल रिफाइनरी बनेगी प्रत्येक साल ये लगभग 6 करोड़ टन का उत्पादन करेगी। तो प्रत्येक वर्ष जो तेल रिफाइनरी उत्पादन करेगी तेल का, वो कितना करेगी, लगभग 6 करोड़ टन प्रति वर्ष। ये आपके सामने यहाँ पर 3 नाम आए। इन 3 नाम में सबसे पहला नाम आएगा बीपीसीएल का, उसके बाद है एचपीसीएल और अंतिम नाम आएगा आईओसी। और आईओसी के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और बचा कौन सा, बीपीसीएल व एचपीसीएल। बीपीसीएल का नाम होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचपीसीएल का पूरा नाम होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये जो बीपीसीएल कंपनी है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में, एचपीसीएल कंपनी का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। और बची कौन सी, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यू दिल्ली में। 8वां क्वेश्चन देखिएगा कि देश का पहला योगा गार्डन कहां बनाया जाएगा। तो देश का जो पहला योगा गार्डन बनेगा कहां पर बनेगा, मुंबई में। अगर राज्य पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। अगर प्रॉपर जगह पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, मुंबई। अब आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है। और ये जो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा डे मनाया जा रहा है ये पिछले कुछ साल से ही मनाया जा रहा है। अब क्या पता आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया में सर्वप्रथम कब से अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 2015 में। तो क्या पता आपसे ये भी पूछ ले कि प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय योगा डे या फिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, 2015 में। और अभी क्या चल रहा है, 2018। और 2018 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा डे मनाया जाएगा। अब बात यहां पर यह आती है कि अंतरराष्ट्रीय योगा डे कहां मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा ऋषिकेश में। और ऋषिकेश के बारे में तो आप सब जानते हैं कि वो कहां पर है, उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो क्या पता आपसे यहां पर यह पूछ ले कि 2018 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहां पर मनाया जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। या फिर राज्य का नाम पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड राज्य। 9वां क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार किन 2 शहरों के बीच सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनाएगी। तो ये बनाएगी 2 महानगरों के बीच। और ये 2 महानगर कौन कौन से होंगे, दिल्ली और मुंबई। भारत का सुपर एक्सप्रेस हाईवे कहां पर बनेगा, दिल्ली और मुंबई के बीच में। और ये जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनेगा इसकी लंबाई हो जाएगी लगभग 1400 किलोमीटर। क्या आप आपसे लंबाई पूछ लेगी, सुपर एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कुल मिलाकर कितनी होगी, तो कितनी होगी, लगभग 1400 किलोमीटर। और केंद्र सरकार ने सुपर एक्सप्रेस हाईवे के लिए स्पीड लिमिट को भी निर्धारित कर दिया गया है। इस एक्सप्रेस हाईवे पर जो स्पीड होगी ये स्पीड हो जाएगी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, डिफेंस एक्सपो 2018 का आयोजन कहां किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था भारत के तमिलनाडु राज्य में। अब तमिलनाडु राज्य में कहां पर,
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। तो आपसे यहां पर राज्य का नाम भी पूछ सकता है और शहर का नाम भी पूछ सकता है कि डिफेंस एक्सपो 2018 का आयोजन कहां किया गया। राज्य पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो शहर है, शहर कौन सा होगा, चेन्नई शहर। और ये जो डिफेंस एक्सपो होता है ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। पिछली बार कब मनाया गया था, 2016 में, और अब की बार मनाया गया 2018 में, जिसका आयोजन कहां पर किया गया, तमिलनाडु के चेन्नई में। 11वां क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ है। तो 2018 में जो कॉमनवेल्थ हो रहे हैं कौन से नंबर के हो रहे हैं, 21वें नंबर के। और ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है गोल्ड कोस्ट शहर। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया है, ये कहां पर किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। देखिएगा कॉमनवेल्थ खेलों के स्टार्ट होने से पहले यहां पर एक प्रतियोगिता और हुई थी जिसका नाम था परेड ऑफ नेशंस। और ये जो परेड ऑफ नेशंस प्रतियोगिता हुई थी, इस प्रतियोगिता में जो भारत को स्थान मिला था, ये भारत को स्थान कौन सा मिला, 38वां। और परेड ऑफ नेशंस में जो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, पीवी सिंधु के द्वारा। अब पीवी सिंधु के बारे में तो आप सब जानते हैं कि पीवी सिंधु ने ओलंपिक गेम्स में सिल्वर पदक जीता था। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम में परेड ऑफ नेशंस में भारत को कौन सा स्थान मिला, 38वां। और परेड ऑफ नेशंस का जो प्रतिनिधित्व किया गया भारतीय दल का, किसके द्वारा किया गया, पीवी सिंधु के द्वारा। और जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, इन गेम्स में लगभग 71 देश भाग ले रहे हैं और 71 देशों के लगभग 6500 खिलाड़ी इस गेम में खेलेंगे। तो क्या पता आपसे ये भी पूछ ले कि इस गेम में कितने खिलाड़ी खेलेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 6500। और कितने देश भाग लेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 71 देश। बड़ा क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश में महात्मा गांधी पर डिजिटली प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो ये आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। अभी इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद रखिएगा कि महात्मा गांधी पर जो डिजिटली प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा वो कौन से देश में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 13वां क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा देश सूर्य पर दुनिया का पहला मिशन भेजेगा। तो ये देश होगा अमेरिका, या फिर आप इसको यूएसए बोल सकते हो। तो सूर्य पर दुनिया का पहला मिशन भेजने वाला देश कौन सा होगा, यूएसए। और ये जो मिशन भेजा जाएगा इसका नाम होगा पार्कर सोलर प्रोब। तो सूर्य पर दुनिया का पहला मिशन जो भेजा जाएगा उसका नाम क्या है, पार्कर सोलर प्रोब। और ये कौन से देश के द्वारा भेजा जाएगा, अमेरिका या फिर यूएसए के द्वारा। और अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया गया है, इसको लॉन्च किया जाएगा 31 जुलाई को। तो क्या पता आपसे डेट भी पूछ ले या फिर आपसे मिशन का नाम भी पूछ सकता है। तो आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना कि तो देश कौन सा होगा, यूएसए। इस मिशन का नाम क्या है, पार्कर सोलर प्रोब। और ये कब लॉन्च किया जाएगा, 31 जुलाई को। और आप ये भी जानते हो कि चंद्रमा पर जो सबसे पहले मानव भेजा गया था, ये किसके द्वारा भेजा गया था, अमेरिका के द्वारा। ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है, अमेरिका। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन कहां बनाया गया है। तो इसको बनाया गया है भारत के बिहार राज्य में। अब बिहार में इसको कहां पर बनाया गया है, बिहार में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है मधेपुरा। तो बिहार के मधेपुरा में भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन बनाया गया है और इसकी पावर होगी लगभग 12,000 हॉर्स पावर। तो आपसे यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन बनाया गया है उसकी पावर कितनी है। तो इसकी पावर हो जाएगी लगभग 12,000 हॉर्स पावर। और इसके साथ साथ ये लगभग 6,000 टन की मालगाड़ी को खींच सकता है और इसकी गति होगी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया वर्तमान का। अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर्वप्रथम भारत में जो रेलवे इंजन था उस रेलवे इंजन का नाम क्या था, तो इस रेलवे इंजन का नाम होगा ब्लैक ब्यूटी। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, रेलवे में भी पूछा गया है और एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के प्रथम रेलवे इंजन का क्या नाम है। तो इसका नाम क्या होगा, ब्लैक ब्यूटी। 15वां क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई मार्ग कौन सा बना। तो ये व्यस्त हवाई मार्ग होगा मुंबई से लेके दिल्ली तक का। तो भारत का जो सबसे व्यस्त या फिर बिजी हवाई मार्ग कौन सा है, मुंबई से लेके दिल्ली। और अभी हम बात करने वाले हैं हवाई अड्डे के ऊपर। अभी आपसे यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है और ये करंट का भी है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। अभी आपको यहां पर दो आधार मानने हैं। एक तो आपसे ये पूछे कि ऑल ओवर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा
कौन सा है, और एक आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे व्यस्त या फिर बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, और ये एयरपोर्ट होगा भारत का एक ही, इसका नाम होगा IGI या फिर आप इसको बोल सकते हो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। 16 क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में नशा मुक्ति केंद्रों का नया नाम क्या रखा गया, तो इनका नाम रखा गया है उपचार क्लिनिक। तो अभी हाल ही में नशा मुक्ति केंद्रों का जो नया नाम रखा गया है, वो नया नाम क्या रखा गया है, उपचार क्लिनिक। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जितने भी हैंडीकैप्ड या फिर विकलांग लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा नया नाम दिया है, तो तब आपका आंसर क्या था, दिव्यांग। तो क्या था, अब की बार आपसे पूछ ले कि नशा मुक्ति केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नाम दिया गया है, तो नाम क्या दिया गया है, उपचार क्लिनिक। और ये उपचार क्लिनिक जो है ये साथ के साथ एक अभियान भी चला गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये अभियान जो है किसके लिए चला गया है, ये चला गया है लोगों को नशे से छुटकारा पाने के लिए। तो अभी हाल ही में भारत में लोगों को नशे से छुटकारा पाने के लिए कौन सा अभियान चला गया, तो अभियान का नाम क्या होगा, उपचार क्लिनिक। और इस अभियान का जो प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण में भारत के लगभग 185 जिलों को शामिल किया गया है। तो आपसे यहां पर प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उपचार क्लिनिक के प्रथम चरण में भारत के कितने जिलों को शामिल किया गया, तो जिले कितने हो जाएंगे, 185 जिले। अभी यहां पर बात हो रही है नशे की। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा नशा कौन से राज्यों में पाया जाता है, तो ये राज्य हो जाएंगे भारत के 2 राज्य। अब ये 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक है पंजाब और दूसरा राज्य हो जाएगा मिजोरम राज्य। तो भारत में सबसे ज्यादा नशा जो है वो 2 राज्य में, कौन कौन से, पंजाब और मिजोरम राज्य में। और इसी वजह से उपचार क्लिनिक के अंतर्गत पंजाब और मिजोरम के सभी जिलों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया है। तो यहां पर एक प्रश्न बन सकता है कि उपचार क्लिनिक अभियान के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य है जिसके सभी जिलों को इस अभियान से जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, पंजाब और मिजोरम राज्य। 17वां क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किन शहरों में राम, गोरखनाथ व कुंभ मेले के लिए संग्रहालय या फिर म्यूजियम बनाए जाएंगे, तो भारत के 3 शहरों में इन तीनों के ऊपर म्यूजियम या फिर संग्रहालय बनाए जाएंगे। अब ये 3 शहर कौन कौन से जरा देखिएगा, इनमें सबसे पहला नाम आता है अयोध्या का, दूसरा नाम आएगा इलाहाबाद का, और अंतिम नाम बचा तीसरा, तो तीसरा शहर हो जाएगा गोरखपुर। तो अभी हाल ही में राम, गोरखनाथ व कुंभ मेले के लिए जो संग्रहालय बनाए जाएंगे वो भारत के 3 शहरों में बनाए जाएंगे। अब ये 3 शहर कौन कौन से, पहला हो जाएगा अयोध्या, दूसरा हो जाएगा इलाहाबाद और तीसरा हो जाएगा गोरखपुर। अब जरा देखिएगा, ये जो घोषणा की गई है संग्रहालय के लिए, घोषणा की गई है महेश चंद्र शर्मा के द्वारा। अब बात यहां पर यह आती है कि इस बात की घोषणा महेश चंद्र शर्मा के द्वारा ही क्यों की गई, क्योंकि वर्तमान समय में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के जो संस्कृति मंत्री हैं उनका नाम क्या है, महेश चंद्र। और इसके साथ साथ महेश चंद्र ने एक घोषणा और की गई है। अब ये घोषणा क्या की गई है, भारत में जितने भी प्राचीनतम स्मारक हैं, इन सभी प्राचीनतम स्मारकों में से लगभग 100 प्राचीनतम स्मारक छाटे जाएंगे और इन 100 प्राचीनतम स्मारकों को आदर्श स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। तो प्रथम चरण में जो आदर्श स्मारक बनाए जाएंगे, स्मारक कितने होंगे, 100। 18वां क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अध्यक्ष बनाया गया है चंद्रशेखर कबार को। तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने हैं, उनका नाम क्या है, चंद्रशेखर कबार। और ये एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और ये साहित्यकार हो जाएंगे कौन सी भाषा के, कन्नड़ भाषा के। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हाल ही में चंद्रशेखर कबार को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष या फिर चेयरमैन बनाया गया है, इनका संबंध कौन सी भाषा से है, तो भाषा कौन सी हो जाएगी, कन्नड़ भाषा। अब जरा देखिएगा, ये बात है लगभग 12 मार्च 1954 की। 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना की गई, कहां पर, न्यू दिल्ली में। और आप यहां पर बोल सकते हो कि जो साहित्य अकादमी है इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय कहां पर होगा, न्यू दिल्ली में। 19वां क्वेश्चन देखिएगा कि ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से नवाजा, तो यह सम्मान होगा गार्ड ऑफ ऑनर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर कौन से देश के द्वारा दिया गया, तो ये देश कौन सा हो जाएगा,
ओमान देश। अभी आपको ओमान के ऊपर 3 बात और याद करनी है। अब ये 3 बात कौन कौन सी हैं, इनमें सबसे पहला नाम आता है कि जो ओमान देश है ये कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ओमान देश जो होगा ये कौन से महाद्वीप में आएगा, एशिया महाद्वीप में। और दूसरी बात आपसे यहां पर पूछी जा सकती है कि ओमान की राजधानी का नाम क्या है। तो ओमान की जो राजधानी है इसका नाम हो जाएगा मुस्कत। और अंतिम बचा ओमान की करेंसी या फिर मुद्रा, तो इसकी मुद्रा हो जाएगी रियाल। तो ओमान की मुद्रा जो है इसका नाम क्या है, रियाल। ये कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। और इसकी राजधानी कौन सी है, मुस्कत। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, ओडीआई क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो ये खिलाड़ी होंगी स्मृति मंधाना। तो अभी हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में भारत की पहली महिला जिन्होंने दोहरा शतक लगाया ये कौन बनी, स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना संबंध रखती है भारत के महाराष्ट्र राज्य से। आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में स्मृति मंधाना के द्वारा ओडीआई में दोहरा शतक लगा गया, इनका संबंध भारत के किस राज्य से। तो राज्य कौन सा होगा, महाराष्ट्र राज्य। और आपसे यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो भारतीय क्रिकेट टीम में महिला की उनकी कप्तान कौन है। तो इन कप्तान का नाम होगा मिथाली राज। तो वर्तमान समय में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है या फिर कप्तान है उनका नाम क्या है, मिथाली राज। तो दोस्तों ये था आज का इंडिया करंट अफेयर्स का टॉपिक। अगर आपकी कोई डाउट है या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं, उस डाउट का उसी समय सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इसके करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम में आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।